पुलिस की वर्दी पहने हुए दो तीन लोग टहल रहे थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। इसी बीच में एक पति और पत्नी ने मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था और जैसे ही मैगी आती है तो पति ने मैगी खाना शुरू कर दिया था और पत्नी इंतज़ार कर रही थी कि उसकी मैगी आएगी तो वो खाना शुरू करेगी। जिसने वर्दी पहनी हुई थी उसके पास आता है और उससे आकर उस पति से कहता है कि तुम क्या मुसलमान हो? ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचने पर मजबूर होता है कि किससे किस कैसी बातें कर रहा हो। अपना काम करो, यहाँ से जाओ। जब ये बात उस व्यक्ति ने जो मैगी खा रहा था उस वर्दी वाले से ये बात कही, वर्दी वाले ने कहा कि तुम कुछ तो सुना दो, कुछ इस्लामिक आयत वगैरह जो याद हो वो सुना दो। उसने फिर से हैरानी से देखा उस व्यक्ति को कि आखिरकार ये किस तरह की बातें कर रहा है। उसने उसको इग्नोर किया और वो अपनी मैगी खाने में मग्न हो जाता है। लेकिन तीसरी बार फिर से एक आवाज़ आती है कि नाम तो बता दो, नाम क्या है? जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शुभम त्रिवेदी है, बताओ क्या करोगे? इतना कहना था कि उधर से धड़धड़ाल गोलियां चलने लगती है और जैसे ही गोली चलती है शुभम त्रिवेदी ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो कह रही थी कि तुमने इनको मार दिया, अब मुझे भी मार डालो, मैं ही क्या अब जी के करूँगी। जैसे ही ये बात कही जाती है उस व्यक्ति को बिल्कुल भी ज़रा सा भी दया नहीं आती है। वो ना ही घबराता है और ना ही डरता है। वो कहता है कि जाकर अपने मोदी से कह देना कि हमने इसको मार दिया। जैसे ही ये बात कही जाती है उसके बाद उस महिला का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। इन गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं जैसे सुन रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियों की जद में जो आ रहा था वो मर रहा था। लेकिन नाम पूछ रहे थे तभी गोलियां चला रही थी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की जो कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का एक गांव लगता है पहलगाँव। दरअसल ये पहलगाँव की सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज और महाराजगंज के थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है हतीपुर। यहाँ सीमेंट का कारोबारी का एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम त्रिवेदी, जिसकी अभी हाल में ही शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। शादी के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। इसी बीच में जब बात घूमने फिरने की आती है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा जाता है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, सैर सपाटे के लिए चलते हैं। इसी तरह के घर के परिवार के सदस्यों ने अपना अपना नाम अंकित कराना शुरू कर दिया और देखते ही देखते संख्या 9 हो जाती है। परिवार के 9 लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। अभी परिवार के लोग घूमने के लिए चलते हैं और परिवार के लोगों में 9 संख्या हो जाती है। 16 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं और श्रीनगर में जाने के बाद वहां ठहरते हैं और यहां से अलग-अलग इलाकों की तरफ से वो रुख लेते हैं। परिवार के 9 सदस्य होते हैं। पहले जाते हैं सोनमार्ग, इसके बाद जाते हैं गुलमर्ग और वह इधर-उधर घूमते रहते हैं। अधर अपने कमरे में आराम करने लगते हैं और अब ये 22 अप्रैल 2025 की बात है। पहलगाँव की तरफ रुख करते हैं और दरअसल इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहाँ जा रहे थे, जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद वो शुभम अपनी पत्नी के साथ ही चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती है। ये 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहले गांव के जब पहुंचते हैं वहां पर एक बेसन घाटी होता है। बेसन घाटी में लगभग 8 से 10 किलोमीटर घोड़े करने लगते हैं और घोड़े वाले जैसे जैसे वो दाम मांगते हैं उस हिसाब से बातचीत करने के बाद जैसी भी बात सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट होने के बाद उस पे लोग बैठते हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। पहाड़ियों में इधर से उधर धोते हुए पहुंचते रहते हैं। उसी तरह से सैलानी यहाँ पर आते हैं
और ऐसे लोग होते हैं जो पैदल सफ़र कर पाते हैं, क्योंकि चढ़ाई ऊंचाई की कुछ ऐसी है। घोड़े तो आराम से चले जाते हैं, फिर उनको जिनको आदत होती है कि आराम से चले जाते हैं। परिवार के 5 सदस्य जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जाएंगे, इसीलिए आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाओ। शुभम त्रिवेदी अपनी पत्नी के साथ साथ ही अपना चचेरा भाई और उसकी पत्नी ये सब चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये ऊपर पहुँचते हैं तो इनके जो घोड़े वाला होता है वो कहता है कि साहब मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको एक टिकट लेना है। आगे टिकट लेने के बाद आराम से एकदम 1-2 घंटे जितना मन करे आप घूम सकते हैं। आइए, इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप देखते ही कहोगे कि कश्मीरी तो जन्नत है। जैसे ये बात शुभम त्रिवेदी सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है और कह रहा है कि पूरा कश्मीर घूम लिया, अब ये पहलगाँव बचा है, यहाँ की वेस्टर्न घाटी बची हुई है, इसको भी देख लेते हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद क्योंकि आदमी जब चढ़ाई करता है तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में प्यास भी लगने लगती है, ऐसे में भूख भी लगने लगती है। तभी शुभम त्रिवेदी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो कुछ खाते हैं। खाने के नाम पर वहाँ पे ये तो मक्का की रोटी है, साग मिलता है, या फिर मोस्टली वहाँ पर लोगों को मैगी मिलती है। तो 2 मिनट में मैगी तैयार करते हैं और वो जो पर्यटक होते हैं उनको दे देते हैं। जैसे शुभम त्रिवेदी के हाथ में ये मैगी आती है, मैगी खाने के लिए वो तैयारी कर रहा था, इतने ही 3 वर्दी वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ आते ही, यहाँ आने के बाद ये बातें उनकी सुन रहे थे, पास में आके खड़े हो जाते हैं और खड़े होते ही कहते हैं शुभम से कि क्या तुम मुसलमान हो? ये बात सुनने के बाद शुभम त्रिवेदी को बड़ा अजीब लगता है, वो हैरान हो जाता है, सोच के परेशान हो जाता है कि किस तरह की बातें कर रहा है। बात आगे बढ़ती है, बात और भी जैसे ही बढ़ती है, इसके बाद उससे पूछता है कि नाम क्या है? तो वो एकदम तैस में आकर नाम बताता है कि मेरा नाम शुभम त्रिवेदी है। क्या बात है? बस तड़तड़ा कर गोलियां चलने लगती है। शुभम त्रिवेदी यहाँ पे मारे जाते हैं। उनकी पत्नी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। उनको एक संदेश दिया जाता है कि जो संदेश आप सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, और इस तरह की घटना फिर जैसे महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले होते हैं, ये 5 ग्रुप होते हैं, 5 लोगों को ग्रुप होता है। इनमें पति पत्नी, उनकी बेटी और चाचा एक और सदस्य होते हैं। पाँचों के पाँचों वहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही गोलियां चल रही थी, इन्होंने भागकर पास में ही एक टेंट होता है, टेंट में जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि यहाँ आराम से सुरक्षित है, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन टेंट के बाहर वही पुलिस की वर्दी में पहने हुए वो आतंकवादी जाते हैं और जाकर आवाज़ लगाते हैं। कहते हैं कि एक जो बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र 54 साल के आसपास होता है, नाम उसका संतोष जगदाले होता है। ये बात मीडिया में उसकी बेटी जो होती है अदस्वरी जगदाले, उसने ये मीडिया को बताई कि जब ये बात लोगों में पहुंचती है, दरअसल जहां संतोष जगदाले से कहा जाता है कि चौधरी तू इधर आ जा, बाहर आ जा। चौधरी कह के उसे बाहर बुलाया जाता है। जो बुजुर्ग आदमी 54 साल का आदमी जैसे ही बाहर आता है, उससे कहा जाता है कि कोई कुछ याद है? तो वो कहते हैं कि क्या याद है साहब? तो ये क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बात करे। जैसे ही वो समझ नहीं पाते हैं, उसे दोबारा से कहा जाता है कि कुछ याद है, कुछ आयत वगैरह याद हो, इस्लामिक तो सुना दो। अब वो सुना नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद गोली चलती है और पहली गोली जाकर सर में मारी जाती है, दूसरी गोली पीठ पर मारी जाती है, क्योंकि जैसे ही उनका गोली लगने के बाद वो घूमते हैं, तीसरी गोली उनके कान के पास लगती है और वो ज़ोर से चीखें सुनने के बाद उनके भाई होते हैं जिनका नाम स्तंभ होता है, कुस्तुम होता है, कन्वेटे पर ये बात सुनने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, आवाज़ लगाते हैं भैया, तो आतंकवादी समझ जाते हैं कि इसी का तो भाई है, इससे क्या नाम पता होगा। इसके बारे में उनको भी 4-5 गोली तड़ाक मारी जाती है। गोली लगते ही वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद हरियाणा करनाल के जो सेक्टर 7 है, वहाँ पर एक गांव लगता है भुशाली। वहाँ के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, दरअसल 16 अप्रैल 2025 को इनकी शादी हिमांशी से होती है और हिमांशी से शादी होने के बाद ये मसूरी में इनका बारात का प्रोग्राम था।
दरअसल इनकी जो नेवी के नेविनेट होते हैं, इनकी पोस्टिंग होती है केरल की कोची में। शादी के लिए आए थे, अच्छी खासी लंबी छुट्टी ले रखी थी और 16 अप्रैल को जैसे ही बारातल की प्रोग्राम होता है, उसके बाद फिर ये प्लान करते हैं कि क्यों ना विदेश घूम के आते हैं, स्विट्ज़रलैंड घूम के आते हैं। इसके लिए इन्होंने यूरोप का एक वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भी इनको वीज़ा नहीं मिल पाता है और वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो? हम अगर यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ? अपने देश में भी तो मिनी स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ चलेंगे। इन्होंने टिकट बुक कराया और सीधा ये चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुँच जाते हैं और उस श्रीनगर पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद ये सबसे पहले इनका जो रुख था, मिनी स्विट्ज़रलैंड का रुख था, इसीलिए 21 फरवरी को ये स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए थे और 16 अप्रैल को इनकी शादी हो जाती है। पहला ट्रिप था पहलगाँव का और पहलगाँव यानी कि पत्नी को दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है, जैसे कि अपने जम्मू कश्मीर का पहलगाँव की वेसन घाटी दिखाई देती है। वहाँ जाते हैं और जाने के बाद पति पत्नी आपस में बातचीत ही कर रहे थे, गोलियां चल रही थी। इनसे भी नाम पूछा जाता है, तो इनसे भी पूछा गया जाता है कि कौन हो, क्या हो, इनकी पहचान की तफ्तीश दी जाती है। जब आतंकवादियों को लगा कि हम जिनको मारने के लिए आए हैं वो यही है, उनको भी तड़ाक-दड़ गोलियां मारी जाती है और इसके बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया, उनकी पत्नी ने। और उन्होंने भी यही अपील की कि मैं जो भी जी के क्या करूँगी। तब भी उन्होंने यही संदेश दिया कि जाकर मोदी को कह देना, मोदी को बता देना कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है। तो ये जो ऑफ़िसर होता है नेवी का ऑफ़िसर, या असल में कुछ बातें कर पाते, क्योंकि सामने जो आतंकवादी होते हैं वो पुलिस की वर्दी में आए हुए थे, इसीलिए कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है, बात क्या है, क्यों गोली चला रहे हैं। बस उनको अपना काम था वो अपना कर रहे थे। ये जो पुलिस का पता होता है कि उस ऑफिसर को हो सकता है कि उसे मुकाबला करते, लेकिन सामने उनके पास आधुनिक हथियार थे, वो मुकाबला नहीं कर पाते हैं। जैसे ही घर सूचना पहुंचती है, घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। 2 मई को बताया जाता था कि इसे लेफ्टिनेंट का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जन्मदिन की तैयारी चल ही रही थी। खबर सूचना आती है कि उनकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद तो फिर परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है। इस कहानी में अनंतनाग ज़िले की पहले गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है सैयद आदिल हुसैन। दरअसल ये रोज़ अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद वहाँ पर जाता है। ये सेनानी आकर रुकते हैं, उसके वाहन आकर रुकते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में घोड़े होते हैं। उन घोड़ों को कुछ नौकरों की ज़रूरत पड़ती है और सैयद अली हुसैन शाह भी ऐसी ही नौकरी करता है। किसी के लिए, किसी के पास बहुत सारे घोड़े होते हैं, उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसका काम है कि सेनानी के पास जाता है, बातचीत करता है और कहता है कि साहब, आपको मैं ऊपर घाटी दिखाने के लिए ले आऊँगा, बहुत ही खूबसूरती है, मिनी स्विट्ज़रलैंड है। इस तरह के बहुत सारे लुभानी बातें करके वो मज़दूर आदमी रोज़ घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद एक पर्यटक की तलाश में रहता है, क्योंकि पूरे दिन एक ही महज पर्यटक का घूम सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2-3 घंटे का वहाँ समय लग जाता है। 2-3 घंटे जाने में और 2-3 घंटे आने में। इसी तरह से सैयद आदिल हुसैन भी निकलता है। 20 अप्रैल 2022-25 को दोपहर के जो समय आके उसने अपनी सेनानी को पकड़ता है, उसके सारे साथ जाता है और जाने के बाद मौके पर पहुंच जाता है। जैसे ही मौके पर ट्विस्ट को पहुंचते हैं, तो वहां से लगभग उसे मेन गेट जो होता है उसके लगभग 20 से 30 मीटर या 50 मीटर के आसपास पहले ही वो घोड़े रुक जाते हैं। उसके बाद उसने उस ट्विस्ट का इंतज़ार करते रहते हैं। ट्विस्ट को एकदम भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि वो उनसे पैसे मिलते हैं, इनकम होती है, लेकिन बातचीत तब होती है इस 8 या 10 किलोमीटर के सफ़र में। तो आदिल जैसे ना जाने कितने लोगों की दोस्ती हो जाती है। उस ट्विस्ट और बातचीत करते करते जब अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपकी कुछ फ़ोटो वोटो खींच लूँगा। और यही सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि ट्विस्ट खुश होकर उसे इनाम दे सके। जैसे इनाम की
एवज़ में ये आदिल साहिल जो होता है, आदिल साहिल से ये भी पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद जब गोलियाँ चल रही थी, उस गोली में ये भी उसकी जद में आ जाता है और आतंकवादी इसको भी मार गिराते हैं। जैसे ही इसकी मौत की जाती है, उसकी हत्या की खबर उसके परिवार वालों तक पहुँचती है, तो परिवार वालों का भी रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो जो मज़दूर है, वो अपने परिवार में पूरे परिवार का भरण-पोषण करने के लिए इकलौता कमाने वाला था। अब परिवार के लोग ये रो के कह रहे थे कि हमारा कौन देखेगा, कौन इसका भरण-पोषण करेगा। ऐसे ही एक कहानी है बिहार प्रदेश के ज़िला रोहतक के अहूरी के रहने वाले एक व्यक्ति, जो कि मनोज जिसका नाम होता है, मनीष रंजन उम्र जिसकी 42 साल के आसपास होती है, जो कि आईबू में ऑफिसर होते हैं और हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होती है। इनकी पत्नी जिसका नाम जया मिश्रा होता है, वो कहती है कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं। एक बेटी होती है 8 साल का, एक छोटा बेटा होता है 12 साल का। इसी तरह पत्नी के साथ एक आईबी ऑफिसर जिसका नाम मनीष रंजन होता है, वो कहते हैं कि ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार कश्मीर का प्रोग्राम मनाते हैं। वैसे भी कश्मीर की बहुत तारीफ़ें सुन रहे हैं। रोज़ मैं सर्च करता हूँ लोगों के स्टेटस फ़ोटो वगैरह, जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वाक़ई कश्मीर घूमने लायक है। इसका एक प्रोग्राम वहीं पर बनाते हैं। इसके परिवार के सदस्य कई लोग ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हालाँकि पश्चिम बंगाल में रहकर पढ़ाई-लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन मूल निवासी जो होते हैं बिहार जिला के रोहतास के होते हैं और ये भी छुट्टियाँ मनाने के लिए पहुँच जाते हैं और अपनी बेटी, अपने बेटे के साथ वहाँ उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब गोलियाँ चल रही थी, गोली चलने के दौरान कई गोली इनको भी पूछकर, इनका नाम पता वगैरह पूछकर, आखिरकार तुम कौन हो, ये सुना सकते हो, कुछ जानकारी दे सकते हो। जानकारी दे नहीं पाए तो आतंकवादी पूछ रहे थे कि इनको भी गोलियों का शिकार होना पड़ा। बेटी भी देखती रह गई, पत्नी भी देखती रह गई और बेटा भी ये सब अपनी आँखों से देखते रह गए। कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। आतंकवादी ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया था, उसमें सिर्फ पुरुष थे। बच्चों को, महिलाओं को उन्होंने इस कांड से दूर रखा और आतंकवादियों ने एक-एक करके लगभग 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही 20 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब ये सूची बनती है, लिस्ट बनती है कि कौन कहाँ से है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा के बताए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पर्यटकों की जो सिर्फ उनके पास जाते हैं, उसके नाम पूछते हैं, उनके पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे और वो स्पेशली कुछ ख़ास लोगों को ही निशाना बना रहे थे। और इस तरह से जो निशाना बना रहे थे और ये खबर अब सोशल मीडिया पर हर जगह, टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर हर जगह चल ही रही थी। हर जगह लोग देख रहे थे कि ये पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में जब ये न्यूज़ फैलती है, तब लोगों को ये याद आ रहा था कि जो पूरी इंडिया के बाहर के लोग हैं, जब कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पे पर्यटन ठीक होते हैं, वहाँ लोगों को पैसे मिलते हैं, उनका कारोबार चलता है, उनके घर चलते हैं। अगर इसी तरीक़े से गोलीबारी चलती रही, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि किसी पर्यटन को निशाना बनाया जाता है, आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। हालाँकि कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि 2 पर्यटक पिछले साल भी मारे गए थे, लेकिन इस बार जो सब बड़ी संख्या में लगभग 27 से 28 के आसपास ये मारे दिए गए हैं, इससे पूरे देश में दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी है उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें कुछ विदेशी भी बताए जाते हैं, जिसमें नेपाल और यूएई के एक-एक है और साथ ही स्थानीय 2 नागरिक हैं। कुल मिला के लगभग 28 संख्या बताई जाती है, जो घाट पे भी बढ़ सकती है। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में भी एक फ़िदाइल हादसा हमला हुआ था। उस फ़िदाइल हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद ये बड़ा हमला है, बड़े हमला बताया जाता है और जिस हमले की ज़िम्मेदारी ली थी सैयद मोहम्मद ने, इसे जो हमला हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, इसकी लश्कर तैयबा के टीआरएफ के ज़िम्मेवारी ली है। अब इससे स्कोप्स भी जारी किए गए हैं कि जो 3 आतंकवादी हैं, इसका एक का नाम आसिफ मौजी है और एक का नाम सुलेमान शाह है और एक का नाम अबू तला है।
हमले के जो मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिसका नाम है सैफुल्लाह खालिद, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है। और भारत सरकार ने ये वादा किया है कि ये भरोसा दिलाया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसको भी लाया जाएगा। जो भी आतंकवादी इन सब के पीछे होंगे उनको भी किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। और जम्मू कश्मीर में वाकई शांति बाहर होगी, और जैसे लोग पहले जाते हैं वैसे ही जाएँगे। किसी को डरने की, किसी को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको ये बताना है, ख़ासकर कश्मीर के वादियों को ये बताना है कि जिस तरह से इन टूरिस्टों पर हमला हुआ है, इनकी वजह से ना जाने कितने घरों के चूल्हे जलते हैं, कितने घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने घरों के ऐसे काम चलते हैं। लेकिन अगर ट्विस्ट के साथ ही अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कौन आएगा घूमने के लिए, और कौन अपने यहाँ घूमने की बहुत सारी जगह है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहे तो कश्मीर में भी हो सकता है कि उनके पास दिक्कतें, परेशानियाँ, खाने पीने की, रहन सहन की बढ़ती शुरू हो जाएगी। इसीलिए ऐसे आतंकवादियों का तो बिल्कुल भी कीमत पर साथ नहीं देना चाहिए। और अगर किसी ने इनके बारे में देखा है, जाना है, पहचाना है, तो सरकार के पास जा के उनकी मदद भी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी लगी, हमारी मेहनत पसंद आई, तो हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।